शीशे का मन डालेगा बहुत बड़ी रुकावट। कहते हैं कि संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर। प्रॉफिट इस समय में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आ रहा है तो वो कन्या राशि। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से दिखेगा जलवा के छठे पार्ट में, जिसमें कन्या राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसे बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। और ऊपर से आपको भाग्य का जो साथ मिलेगा वो अलग से। देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के एक शुभ ग्रह हैं ही, जो सदैव ही अच्छा फल करते हैं। लेकिन अब साथ में आ चुका है पुनर्वसु नक्षत्र, जो अपने आप में बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ है। इसलिए अब वो होगा जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में ही छुपी हुई है। देखिए, पुनः का अर्थ होता है दोबारा और वसु का अर्थ होता है बसाना। एक तरह से ये आपकी जिंदगी को सेट करने का एक दोबारा से मिलने वाला मौका है, जिसमें आप अपने बिगड़े हुए कामों को फिर से ठीक कर पाएंगे। एक तरह से देखें तो ये आपकी जिंदगी की फिल्म का एक रीटेक है, जिसमें आप उन सीन्स को फिर से बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे जिनमें पिछले समय में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। कारण कोई भी हो सकता है। ज्यादा पीछे नहीं जाते, पिछले 2 महीनों की ही बात करते हैं, यानी 13 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 के बीच, जब देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी के कारण कई आपके काम बनते बनते या तो पूरी तरह से बिगड़ गए या फिर आधे अधूरे बीच में लटक गए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी शुभ नेचर के अकॉर्डिंग यथासंभव यही कोशिश की कि आपके काम बनते जाएं, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी के कारण काम बनते बनते बिगड़ते गए। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देव जो हैं वो रुद्र है। इस नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति है डिमोलिश करना, यानी ध्वस्त करना। हालांकि प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती। चीजों का बनना और खत्म होना निश्चित है, तय है। लेकिन फिर भी किसे अच्छा लगेगा कि बनते बनते काम बीच में अटक जाए या पूरी तरह से खराब हो जाए? दुख तो होता ही है। कोई सिद्ध पुरुष हो, कुंडलिनी जागृत पुरुष हो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम बने या ना बने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता ही है। काम खराब होने पर दुख तो लगेगा ही। परंतु अब राहत की बात यह है कि 12 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें कन्या राशि वाले वो कर सकेंगे जो ये चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब 10 महीनों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ अपने बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे, जो किसी ना किसी कारणवश या तो कंप्लीटली खराब हो चुके थे या फिर आधे अधूरे होकर बीच में लटक रहे हैं। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी, यानी फिर से ठीक करने वाली जो शक्तियां हैं, आपका 101% साथ देंगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर काम करेंगे तो फेलियर की गुंजाइश भी 0% रह जाएगी। आपका हर तीर निशाने पर लगेगा। जरा इस तीर के सिंबल के ऊपर गौर कीजिए, वो है तीर रखने वाला तरकश और तीर। मीन्स कि इस नक्षत्र के पास लक्ष्य को भेजने के लिए असीम शक्तियां हैं, इसलिए फेलियर की गुंजाइश 0% है। आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते जाएंगे। एक और जरूरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि देखिए, इन 10 महीनों में देवगुरु बृहस्पति वक्री और मार्गी होकर इस नक्षत्र पर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 10 महीने का समय, ताकि कन्या राशि वालों को, बल्कि सभी राशि वालों को ज्यादा वक्त मिल सके ताकि वो अपने बिगड़े हुए कामों को ठीक कर पाए। यदि आर्द्रा नक्षत्र की बात करें तो अतिचारी गति होने के कारण उस नक्षत्र को इन्होंने मात्र 2 महीनों में क्रॉस कर लिया था। अब जरा सोचिए कि अगर उस नक्षत्र पर ये ज्यादा देर रहते तो नुकसान की गुंजाइश कितनी ज्यादा थी। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति जो है वो अतिचारी है। 3 बार वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को अतिचारी गति से चलते हुए वो मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर देखिए 11 नवंबर को वो वक्री हो रहे हैं। वक्री चाल चलते हुए, यानी उल्टी चाल चलते हुए 5 दिसंबर को वो फिर से मिथुन राशि में वापसी कर लेंगे। इसके बाद 11 मार्च 2026 को
वो मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने के बाद वो सीधी चाल चलते हुए 2 जून 2026 को फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 जून 2026 तक कर्क राशि यानी पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से डेट वाइज तारीख दर तारीख 10 महीनों का क्रमबद्ध तरीके से विवरण दिया है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो को यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो सही समय पर सही एक्शन लेकर प्रैक्टिकली भी कदम उठा पाएंगे और साथ में अगर कोई उपाय करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे और मुझसे होरोस्कोप दिखाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। होरोस्कोप तभी दिखाएं जब अत्यंत जरूरी हो, अन्यथा इसी वीडियो से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को क्रॉस करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली कन्या राशि वालों के साथ कैसा बिहेव करेंगे। देखिए, सारे गोचर को मैंने 4 कालखंडों में बांटा है। हर कालखंड में अलग अलग अवधियां हैं। बृहस्पति क्योंकि बकरी मार्गी होकर आगे पीछे जा रहे हैं, इसलिए अवधियां आगे पीछे आएंगी। तो हर कालखंड की अवधि जो मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा उसको आप नोट करते जाइए और साथ में जो होरोस्कोप स्क्रीन पर चल रहा है उसे भी आप देखते जाइए साथ साथ में, ताकि आपको हर बात जो है अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं पहले कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन यानी 2 अवधियां हैं। स्क्रीन पर मैं चला रहा हूं, आप कृपया उसे नोट कर लीजिए। पहली अवधि जो है वो 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच है और दूसरी 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। ये पहले कालखंड में आती हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और नक्षत्र के इस पहले चरण के स्वामी ग्रह मंगल हैं। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध की इन्वॉल्वमेंट तो खैर पूरे गोचर काल के दौरान ही रहेगी, लेकिन नक्षत्र के इस पहले चरण के स्वामी क्योंकि मंगल हैं, इसलिए पहले कालखंड में मंगल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी। अब मंगल, पुनर्वसु नक्षत्र और देवगुरु बृहस्पति के गठजोड़ से आपके 10th हाउस में फलित में काफी चेंज आएगा, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मंगल देखिए आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपके 3rd हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड हैं। वैसे कन्या राशि वाले आई थिंक बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख चुके होंगे जिनमें मंगल के बारे में सुन के वो काफी भयभीत है कि मंगल उनकी ही राशि में चल रहे हैं। वर्तमान में वो कन्या राशि में चल रहे हैं और 13 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे और उधर शनि देव भी मीन राशि में चल रहे हैं। शनि और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, तो उससे काफी भयभीत है। ऐसी कई वीडियोस आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही जो पहला चरण है वो मंगल का होने के कारण मंगल की शुभता में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब किसी भी किस्म से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंगल की नेचर है लीड करना, अधिकारों को प्राप्त करना। आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होने के नाते उनके अंदर पराक्रम भी है और 8th हाउस के लॉर्ड होने के नाते उनमें अचानक फल करने की क्षमता भी है। इस तरह से देखें तो आपके 10th हाउस में बृहस्पति के साथ मिलकर वो आपको आपके उन अधिकारों को फिर से दिलवाएंगे जो बीते समय में आप किसी न किसी कारणवश खो चुके थे। कई नौकरी पेशा लोगों को डिमोशन हुई या उनके अधिकार छीनकर उनको डोमिनेट किया गया, कईयों की बदली तक हुई इस समय में। तो मंगल इस समय में इन चीजों को ठीक करेंगे, आपके अधिकार आपको दिलवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। मंगल का लीडिंग प्रभाव आपको यहां पर विक्ट्री दिलवाने जा रहा है। भले ही इस टाइम में नौकरी में कोई इंक्रीमेंट वगैरह ना हो, लेकिन आपके अधिकार जो है वो आपको मिलेंगे। इस तरह की घटनाएं आपके साथ ज्यादा होंगी। जहां तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके प्रयासों में तेजी आएगी। जो काम वो लंबे समय से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे किसी न किसी कारणवश, वो अब कर सकते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, इसलिए यदि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैंड लेना चाहते हैं, खास करके आपकी जो बिजनेस का प्रेमिसेस है उसके साथ सटी हुई एडजॉइनिंग लैंड अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय में हायर रैंक मिलने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। देखिए, 8th हाउस और 3rd हाउस को अक्सर जो है बुरे स्थान, मैलेफिक हाउसेस कह के नकार दिया जाता है, लेकिन 8th हाउस के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये 10th हाउस का 11th हाउस बनता है, यानी 10th हाउस का प्रॉफिट, आपके कर्म क्षेत्र का लाभ स्थान है।
इसलिए मंगल के एक्टिवेट होने से आपको बड़े अधिकार, हायर रैंक मिल सकता है। ये प्राइवेट नौकरी वालों के साथ भी होगा, प्राइवेट नौकरी वालों को भी हायर रैंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और बिजनेसमैन की अगर बात करें तो वो भी अपने बिजनेस में एक नई ऊंचाई इस पहले कालखंड में पा सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। मैं एक बात बता देता हूं कि देखिए, आप अगर जन्म कुंडली को देखेंगे तो जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि पड़ती है, वो आपका सेकंड हाउस है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये है वाणी का स्थान और धन का स्थान। धन के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि धन तो ज्यादा नहीं आएगा इस समय, लेकिन अधिकार आपके आएंगे। वाणी पर आपके ये प्रभाव पड़ेगा कि आपकी वाणी में इस तरह की वॉइस में पुट आ जाएगा कि उसमें अधिकारों की भावना झलकेगी और आप की वाणी का प्रभाव जो है दूसरों के ऊपर पड़ेगा। इसका आगे जाकर आपके शत्रु के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। बहरहाल बात करते हैं चौथे भाव की, जहां पर देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि पड़ती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर कोई लैंड, भूमि वगैरह घर के काम के लिए खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि थोड़ा वाहन वगैरह जो है वो सावधानी से चलाइए। उपाय मैं बता दूंगा, ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सावधानी बरते। अगर देवगुरु बृहस्पति की हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो देखिए वो पड़ रही है 6th हाउस पर, जहां पर देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि पड़ती है। तो 6th हाउस जो होता है वो ऋण, रोग, शत्रुओं का होता है। यहां पर क्या है कि इसमें आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। शत्रु आपके अराइवल जो हैं वो आपसे डोमिनेट होंगे। और एक और चीज होगी कि यदि संपत्ति वगैरह का कोई केस चलता है, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, अगर किसी प्रॉपर्टी वगैरह का केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो हर तरह के केसेस में सफलता मिलेगी, विरोधी आपके परास्त रहेंगे, आप उन पर हावी रहेंगे, लेकिन लैंड संबंधी केसेस में सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका एक और भी कारण है कि देखिए, मेष राशि जो है मंगल की वो 8th हाउस में पड़ती है। 8th हाउस में पड़ती है, 8th हाउस से पैतृक संपत्ति का भी विचार किया जाता है। तो पैतृक संपत्ति संबंधी भी अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी इन दिनों में, यानी पहले कालखंड में, आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं। इसके अलावा 6th हाउस पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अब यहां मंगल का फल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। वो नक्षत्र के पहले चरण में है जिसके स्वामी मंगल है। तो ये मंगल का प्रभाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 6th हाउस से हम देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। जो विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी आईपीएस या पीसीएस वगैरह जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग रहेगा। एटलीस्ट इस बात की तो गारंटी है कि पहले कालखंड में कोई इंफेक्शन आपको नहीं होने जा रही। इसके अलावा आपका ऋण भार जो है वो हल्का होगा। इस तरह से देखें तो पहले कालखंड में मंगल भले ही आपको पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लाभ बेशक ना दिलवाए, लेकिन अधिकार आपको दिलवाने जा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय कालखंड पहला बहुत ही आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब कुछ सावधानियां भी हैं यहाँ पर, मन अशांत रहेगा, अग्रेशन बढ़ सकता है। सीनियर्स या बॉस से बात करते वक्त बहुत ही सावधानी बरते, किसी भी किस्म के बहसबाजी से आपको बचना होगा। अब कुछ उपाय हैं वो कर लीजिए ताकि मंगल जो है और भी शुभ फल करते जाए। एक तो देखिए, अपने वाहन वगैरह की सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ी में 9 छुआरे किसी लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं। और एक बात और है कि गर्भवती स्त्रियां इस समय के दौरान बहुत ही अपना ध्यान रखें। अपने गर्भ में पल रही संतान की रक्षा के लिए एक काम आप कर लेना कि अपने कद के बराबर सूत लेके अपनी बाई कलाई के ऊपर लपेट लीजिएगा। इससे गर्भ में पल रही संतान की रक्षा होगी। तो ये था पहले कालखंड का फल। अब बढ़ते हैं दूसरे कालखंड की तरफ। जहां तक दूसरे कालखंड का प्रश्न है तो इसमें देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहते हुए मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में ही गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन अभी नहीं होगा क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि में ही पड़ता है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में है जो कि मिथुन राशि में ही है। और नक्षत्र के इस दूसरे चरण के स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र की इन्वॉल्वमेंट इस दूसरे कालखंड में बहुत ही ज्यादा रहेगी, यानी शुक्र जो है
वो लीड रोल में रहेंगे। अब इस कालखंड की 3 अवधियां हैं, आप वो भी नोट कर लीजिए। देखिए जो पहली अवधि है वो 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच में है, और दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी अवधि जो है वो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच है। यानी ये 3 अवधियां जो है वो दूसरे कालखंड में आएंगी। अब होगा क्या, देखिए शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है तो शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तो रहना ही रहना है, तो शुक्र और गुरु का प्रभाव यहां पर जो है वो लीड रोल में रहेगा। अब शुक्र देखिए आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस यानी भाग्य भाव और 2nd हाउस यानी धन भाव के स्वामी है। पहले कालखंड में मैंने ये बताया था कि उसमें मंगल एक्टिव हैं, तो मंगल के एक्टिव होने से आपको अधिकार मिले, बताया था कि पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन इस कालखंड में अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। शुक्र क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड है, तो भाग्य का यहां पर आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा भी 9th हाउस से देखी जाती है, तो विदेश यात्रा के अटके हुए भी काम बन जाएंगे, पिता से संबंध भी आपके अच्छे होंगे। और 2nd हाउस के ऊपर देखिए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, यानी 5th एस्पेक्ट जो हो वो है वो 2nd हाउस पर पड़ रहा है। और 2nd हाउस में बता देता हूं कि वही जहां पर तुला राशि लिखी हुई है वो आपका 2nd हाउस है, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो ये बहुत ही शुभ फल मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति इस कालखंड में मजबूत होने जा रही है। इंक्रीमेंट हो सकती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट से धन आएगा, अचानक हो जाएगी इंक्रीमेंट। और जो व्यापारी हैं उनको व्यापार में मुनाफा होगा, कोई रुका हुआ धन जो है वो वापस आ सकता है। और दूसरे भाव से हम वाणी का विचार भी करते हैं, दो दो ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव रहेगा, देखिए गुरु और शुक्र का। अब पहले कालखंड की तरह आपके अंदर एग्रेशन नहीं रहेगा, बल्कि समझदारी आ जाएगी और वाणी में प्रभाव भी बहुत बढ़ जाएगा। आधे काम तो आपकी भाषा से ही निकल जाने हैं। इस समय में आपको अपनी टैक्टफुल भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। कुटुंब से का विचार किया जाता है तो इस समय में तो कुटुंब में भी माहौल जो अच्छा रहेगा, घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। बाकी एक आपको और मजेदार चीज बताता हूं कि इस समय के दौरान दूसरे कालखंड की आप तीनों अवधियों को नोट करके देखना कि इस समय के दौरान आपको मीठा और चटपटा खाने को ज्यादा मन करेगा। ये इस गोचर की आप विशेषता देख लेना, ये एक एक्स्ट्रा फल आपको बता रहा हूं। बाकी देखिए 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 4th हाउस वही जहां पर धनु राशि पड़ती है, तो शुक्र का प्रभाव भी होगा। पहले कालखंड में मैंने एक बात नहीं बताई कि उस कालखंड में मकान के रिपेयर वगैरह के काम चल रहे थे, और इस कालखंड में क्या होगा कि मकान के डेकोरेशन वगैरह के काम ज्यादा चलेंगे। कोई इंटीरियर का काम आप करना चाहते हैं, घर में कोई नया फर्नीचर लेकर आना चाहते हैं, तो इस तरह के काम जो है आपके होंगे। घर के साथ सजावट के काम ज्यादा होने हैं। और इसके अलावा गाड़ी का अपग्रेड वर्जन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इस कालखंड में सफलता मिलेगी। ये कालखंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक यहां पर थोड़ा सा डीमेरिट निकल कर आ रहा है 4th हाउस के ऊपर, क्योंकि 7वीं दृष्टि है, तो आपके घर में आपकी पत्नी और मदर के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। उसके लिए मैं रेमेडी बता दूंगा, क्या इतनी भी ज्यादा डरने की बात नहीं है, वो रेमेडी आप कर लेना। अब देवगुरु बृहस्पति की हम यहां पर दृष्टि लेके चलते हैं, 9वीं दृष्टि, वो आपके देखिए 6th हाउस पर पड़ रही है। स्क्रीन पर चली कुंडली को भी साथ साथ में देखते जाइए। 6th हाउस वही जहां पर आपके कुंभ राशि पड़ती है, 11 नंबर लिखा हुआ है। तो इस दृष्टि का क्या फल होगा, पहले कालखंड में मैंने बताया था कि मंगल के प्रभाव से दुश्मन आपके निस्तनाबूद होते जाएंगे। इस कालखंड में क्या होगा कि हालात फिर भी वैसे ही रहेंगे, दुश्मन आपके आपसे एक हाथ नीचे ही रहेंगे, लेकिन हालात आपके कंफर्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। इस कालखंड में इम्यून सिस्टम भी आपका ऑलमोस्ट स्ट्रांग रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मीठा खाने से परहेज रखें। खास करके जो 45 प्लस लोग हैं, डायबिटीज वाले, अपना खास करके इस कालखंड में ध्यान रखें, वरना डायबिटीज बढ़ सकती है। जहां तक ऋण का सवाल है, तो पहले कालखंड में तो ऋण का भार हल्का होना मैंने बताया था। इस कालखंड में एक और चीज ऐड हो रही है, ऋण का भार अगर आप चाहें तो हल्का कर सकते हैं इस समय में, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप घर के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, बैंक में काम अटका हुआ है, तो वो आपका इस कालखंड में सफल हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर पड़ रही है, और 9th दृष्टि जो है वो ऋण वाले भाव के ऊपर पड़ रही है। इसलिए आपका लोन वगैरह का काम इस कालखंड में इजीली हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता मिलेगी, दो दो ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव है 6th हाउस के ऊपर, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता दिलवाएगा। कुल मिलाकर देखें तो इस कालखंड में आपको दो बेनिफिट ज्यादा होने वाले हैं। एक तो भाग्य का साथ मिलेगा, दूसरा आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो स्ट्रांग होगी, पैसा आपके पास काफी आएगा।
जहां तक उपाय का प्रश्न है, तो ये उपाय मैं आपको एक बता रहा हूं, वो आप कर दीजिए। उससे क्या होगा कि शुक्र के जो थोड़े बहुत दुष्फल हैं, वैसे ज्यादा दुष्फल आने की संभावना नहीं है, जो घर में थोड़ा बहुत मैंने बताया कि आपकी वाइफ और मदर के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, वो दूर हो जाएगा। इसके लिए आपने उपाय क्या करना है कि फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर में लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे मिश्री का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, रोज की अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि शुक्र के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी और दुष्फल जो है वो कम होंगे। इसके अलावा खीर का दान भी आप शुक्रवार के दिन मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन खुद खीर खाने से शुक्रवार के दिन बचे। तो ये था दूसरा कालखंड। अब बढ़ते हैं तीसरे कालखंड की तरफ। तीसरे कालखंड में भी दूसरे कालखंड की तरह 3 ही अवधियां हैं। पहले मैं अवधियां चला देता हूं स्क्रीन पर, आप उन्हें कृपया नोट कर लीजिए। देखिए, पहली अवधि जो है वो 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच है। दूसरी अवधि जो है वो 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी जो है वो 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच की है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में ही गोचर करेंगे। तीसरा चरण भी जो है पुनर्वसु नक्षत्र का वो मिथुन राशि में पड़ता है, और तीसरे चरण के जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। अब आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने एक बात कही थी कि शीशे का मन डालेगा बहुत बड़ी रुकावट। तो वो शीशे का मन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, बुध यहां पर 3 गुना शक्तिशाली होकर वर्क करेंगे। हालांकि नक्षत्र पुनर्वसु है, उसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, वो अपने नक्षत्र में है, वो भी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन बुध का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा? एक तो आपकी राशि के स्वामी है, दूसरा 10th हाउस जहां देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है वहां पर मिथुन राशि पड़ती है, और नक्षत्र का तीसरा चरण जिसमें वर्तमान में इस कालखंड में तीसरे में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, तो तीसरे चरण के स्वामी ग्रह बुध हैं। तो इस तरह से बुध 3 गुना शक्तिशाली, यानी कि शीशे की दीवार 3 गुना मोटी हो जाएगी। अब शीशे की दीवार क्या है? देखिए, बुध जो है वो कांच का मन है, जो दिखाता तो सब कुछ है, मीन्स की दूसरी तरफ, उस शीशे की दूसरी तरफ जो है वो ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, बहुत खुशनुमा माहौल है, वो आपको दिखाई तो देगा, लेकिन ना आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ना उस माहौल से कोई ताजी हवा आप तक आ सकती है। और बृहस्पति जो होते हैं वो एक ताजी हवा के झोंके की तरह ही होते हैं। उनका जो ज्ञान है वो एक हवा के झोंके की तरह होता है, जिसको आप इस कांच की दीवार में से महसूस तो कर पाएंगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, यानी व्यक्तिगत अनुभव से वंचित रह जाएंगे। अब वो बुध करेगा क्या? वो शीशे की दीवार बनेगी कैसे? क्या वास्तव में कोई शीशे की दीवार है? नहीं, एक्चुअली ये आपका कैलकुलेटिव और तर्कशील माइंड है, मन है आपका, जो हर आवाज को सुनते हुए भी अपनी तर्कशीलता में नकार देगा। बृहस्पति की कृपा से आपको क्लियर कट संदेश मिलेंगे कि ये होने वाला है, हो जाएगा, और आपको मन में विश्वास रखना चाहिए कि भाई ऐसा होने वाला है तो होगा। लेकिन क्या होगा कि तर्कशीलता ज्यादा कैलकुलेटिव होने से वो सारी बातें जो हैं वो नकारते जाएंगे आप, और क्या होगा कि ये समय निकल जाएगा। इसलिए उस तर्कशीलता से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा जो है वो आप तक पहुंच पाए। जो ही आप इस तर्कशीलता के दायरे से बाहर आएंगे, आप क्या देखेंगे कि वो कांच की दीवार स्वतः ही टूट जाएगी, और उस हालात में देवगुरु बृहस्पति का जो सौभाग्यवर्धक प्रभाव है वो आपके जीवन के ऊपर बहुत ही बढ़ चढ़ पड़ेगा। इसलिए ये तीसरा कालखंड जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो शंकाएं होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को खराब करती है। कहते हैं कि संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। इसलिए इस संशय को एक तरफ रखिए, ताकि इस तीसरे कालखंड में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सके। यदि मैं बुध के शुभ फलों की बात करूं, तो देखिए, बुध आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली देखिए, पर्सनैलिटी तो आपकी डेवलप होनी ही होनी है, तर्कशीलता आपके अंदर बढ़ेगी, कैलकुलेटिव माइंड रहेगा, फर्टाइल ब्रेन रहेगा। लेकिन ज्यादा कैलकुलेटिव होने से बचिए, वो मैं पहले बता ही चुका हूं। ये तो शीशे की दीवार मजबूत होगी और बृहस्पति की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जहां पर होना है कैलकुलेटिव होइए, ऐसी बात नहीं है। बाकी 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, 10th हाउस में मिथुन राशि पड़ती है, तो इसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट हैं। और यदि आप बदली ट्रांसफर चाहते हैं, तो इस समय में बदली भी आपकी हो सकती है मन चाहे स्थान के ऊपर। जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको इस समय में काफी लाभ होगा, धन का लाभ होगा, व्यापार उनका बढ़ेगा। आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका काम बढ़ेगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका काम बढ़ेगा, शेयर मार्केट से संबंधित लोगों को काफी लाभ होगा इस समय के दौरान।
और 6th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, बुध का प्रभाव रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली जो बोलने चालने की चीजों के साथ जिनका संबंध है, रोजगार का संबंध है, उनको काफी लाभ मिलेगा। जैसे लॉयर्स हो गए, वो इस समय में मैक्सिमम केसेस जीतेंगे। कन्या राशि वाले लॉयर्स इस तीसरे कालखंड में जो ड्यूरेशन आएंगी, इसमें मैक्सिमम केसेस वो जीतेंगे। बोलने चालने में काफी प्रभाव रहेगा, तो जो विटनेस वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे लॉयर्स जो हैं। और इसके अलावा आपके शत्रु भी जो हैं वो आपके ऊपर इस समय में हावी नहीं हो पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दिनों में देने जा रहे हैं उनको भी काफी सफलता मिलेगी। हाँ, कुछ त्रिदोष प्रकृति के रोग हो सकते हैं, जैसे कफ कोल्ड वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा सा इस समय में अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। जहां तक उपाय का संबंध है तो देखिए, छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दे, और इसके अलावा मंदिर में माँ दुर्गा के सामने बुधवार के दिन कोई नारियल के की बनी हुई बर्फी या लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स हो, आजकल इस तरह की मिठाइयां मिल जाती हैं, वो अगर चढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी कालखंड, अंतिम कालखंड यानी चौथे कालखंड की तरफ, जिसमें चंद्रमा जो है वो लीड रोल में रहेंगे। देखिए, चौथे कालखंड में 2 अवधियां हैं। अवधियां स्क्रीन पर चला रहा हूं, यानी 2 ड्यूरेशन है, वो आप नोट कर लीजिए। पहली जो है वो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच, और दूसरी जो है 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच। 18 जून 2026 तक ही जो देवगुरु बृहस्पति है वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस समय में ये जो चौथा चरण है ये कर्क राशि में पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो 11th हाउस में आपके कर्क राशि पड़ती है, और नक्षत्र के इस चरण के स्वामी यानी चौथे चरण के स्वामी ग्रह जो हैं वो चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा इस चौथे कालखंड में लीड रोल में रहेंगे। ये कालखंड देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति की शक्ति जो है, पावर जो है वो बढ़ जाएगी। एक तो देखिए कर्क राशि उनकी उच्च राशि है, दूसरा नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी चंद्रमा है, और राशि के स्वामी भी चंद्रमा है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो उच्च राशि भी है। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है कि चंद्रमा की सहायता से देवगुरु बृहस्पति की पावर जो है यहां पर बढ़ रही है, और वो आपके लाभ स्थान में है। तो देखिए, प्रॉफिट इस समय में, लाभ आपका बढ़ जाएगा। इस समय में आपको सबसे ज्यादा धन का लाभ होने वाला है। धन का लाभ इस समय में, आपकी इच्छाएं जो हैं, कई इच्छाएं ऐसी पूरी हो जाएंगी, आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप देख लेना, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो भी आप चाहते हैं इस समय में सच्चे मन से उसकी कामना कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस समय में जो भी इच्छा आप करेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा चौथा कालखंड अगर किसी के लिए बेनिफिशियल आ रहा है तो वो कन्या राशि वालों के लिए आ रहा है। यहां से देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो आपके प्रयास, 3rd हाउस से प्रयास स्किल्स का विचार किया जाता है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे। यानी जो आप सोचेंगे, जो करेंगे, वो बिल्कुल स्टीक निशाना लगेगा। पुनर्वसु नक्षत्र ने तो साथ देना ही देना है, क्योंकि उसका सिंबल ही तीर है, तो निशाना तो स्टीक लगेगा ही लगेगा। और साथ में ये योग भी आपको, जो गजकेसरी से भी ज्यादा अच्छा बन रहा है, ये आपको बहुत सहायता करेगा। बाकी 11th हाउस में है तो देखिए, इससे आपको मित्रों से सहयोग मिल सकता है। कोई मित्र आपकी अचानक से मदद कर सकता है किसी भी काम में, अचानक से कोई पुराना आपका दोस्त मिल जाए, वो आपकी मदद कर दे। आपका बड़ा भाई वो आपको बहुत सहयोग करेगा। तो इस समय में बड़े भाई को कोई गिफ्ट देना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की यहां से हम यदि 7वीं दृष्टि की बात करें तो देखिए वो पड़ रही है 5th हाउस पर, जहां पर आपके देखिए मकर राशि पड़ती है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, यहाँ पर कन्या राशि की 10 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, ये आपका 5th हाउस है। तो वहां से 11th हाउस से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, और उसमें चंद्रमा का प्रभाव है, उच्च का प्रभाव है। तो ये क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। संतान आपकी इस समय में बहुत ही ग्रोथ करेगी। लव मैटर्स की यदि बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बड़ा अच्छा है। इसके अलावा कोई पुराना टूटा हुआ रिश्ता जिसमें कुछ तलखी आ गई थी वक्त के साथ, खास करके 13 जून 2025 और 13 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 के बीच, जब देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र पर थे, तो उस समय में अगर कोई लव मैटर में कोई डिस्प्यूट आ गया था तो इस कालखंड में, चौथे कालखंड में, वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। यदि मैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करूं तो वो देखिए आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस पर
इस दृष्टि के प्रभाव से बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेंगे। 7वें भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, शादी ब्याह का विचार किया जाता है, रोजमर्रा की आय का विचार किया जाता है, समाज में, सोशल में, सोसाइटी में हमारी जो इमेज है, लोगों का जो ओपिनियन है, उसका विचार किया जाता है। तो रिजल्ट क्या मिलेंगे? बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, नंबर 1 पर वैवाहिक जीवन में वो जो है सौहार्द आएगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। अगर किसी कारण से कोई मनमुटाव चल भी रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। शादी ब्याह के अटके हुए काम इस समय में पूरे होंगे। रोजमर्रा की आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। साझेदारी बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। और लोगों का जो ओपिनियन है, अगर किसी कारणवश बीते समय में आपके लिए गलत हो भी गया था, तो वो जो है आपको पॉजिटिव रेटिंग देनी शुरू कर देगा, जहां पर 5 स्टार रेटिंग मिलेगी आपको। तो लोगों का ओपिनियन आपके लिए चेंज होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो काम त्रिकोण, यानी कि काम त्रिकोण देवगुरु बृहस्पति की रेंज में रहेगा। काम त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? देखिए, 11th हाउस, 3rd हाउस और 7th हाउस, जो कि देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट और दृष्टियों के कारण उनकी रेंज में है। इसलिए आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं, काम से मतलब कामनाएं, इच्छाएं, आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं इस कालखंड में पूरी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों को बहुत ही फायदा देने जा रही है। देखिए, दूसरे कालखंड में देवगुरु बृहस्पति ने आपका भाग्य भाव एक्टिव किया था, और इस अंतिम कालखंड में आपकी इच्छाओं के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो देखिए, भाग्य का साथ और इच्छाओं की पूर्ति, ये दोनों मिलकर इस कालखंड में, इस पूरे गोचर में के दौरान आपको काफी लाभ दिलवाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अंत में उस कॉमन उपाय की जो आप इस पूरे गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। देखिए, अपने किसी जरूरतमंद गुरु की मदद करना जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसमें परंपरागत गुरु के अलावा जो आपके स्कूल या कॉलेज टाइम के शिक्षक हैं, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं या उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। बाकी जो आपके परंपरागत गुरुजन हैं, कुल पुरोहित हैं या मंदिर के पुजारी हैं, उनका सम्मान तो निर्विवादित रूप से करते ही रहिए। वो तो करने से आपको लाभ मिलेगा ही। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भी उपाय करते रहिए। जो मैंने वीडियो में बताए हैं वो कर लेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो था हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से दिखेगा जलवा का 6ठा पार्ट, जो कन्या राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के 7वें भाग में तुला राशि को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।